हेलो गाइस, तो आज हम ITCS का यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 का टाइटल है इंडियन ट्रेडिशनल लिटरेचर एंड कल्चर। तो फर्स्ट वन इज़ डिस्कस अबाउट इंडियन वेदास एंड द उपनिषद्स। तो ये तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या ही बताऊँ, बार बार रिपीट होता है और फिर गारंटीड आएगा। द टर्म वेदा मीन्स नॉलेज इन संस्कृत। वेदास आर कलेक्शन ऑफ हिम्स एंड प्रेयर्स, रिचुअल्स एंड फिलोसफिकल डिस्कोर्स। तो वेद का मीनिंग है नॉलेज। इसमें एंशियंट टाइम के हिम, प्रेयर, नॉलेज सब कुछ और फिलोसफिकल डिस्क्लोजर्स संस्कृत में लिखी गई हैं। हमारे 4 वेदास हैं जिसको आप याद कर सकते हैं से आर से। साम वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ओल्डेस्ट वन इज़ ऋग्वेद। ऋग्वेद इज़ द ओल्डेस्ट वेदा अराउंड 1500 BC। इसमें 128 हिम्स हैं और 10 बुक्स हैं जो कि मंडलास होते हैं। तो 128 सुक्तास और 10 मंडलास। इट फोकसेज ऑन हिम्स डेडिकेटेड टू इंद्र, अग्नि एंड सोमा। नेक्स्ट वन इज सामवेद। सामवेद में इट इज़ अ वेदा ऑफ मेलोडीज, ऑल्सो नोन एज वेद ऑफ मेलोडीज। इसमें चैंट्स और मेलोडीज होते हैं और इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग सिंगिंग। जो प्रेयर्स और हिम्स हैं दे आर यूज्ड फॉर सिंगिंग। यजुर्वेद। यजुर्वेद वाय का, इसमें आप याद रख सकते हैं वाय से यज्ञ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेद ऑफ प्रोज मंत्रास। तो जो मंत्र यूज़ होते हैं यज्ञ में वो यजुर्वेद से ही आए हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, वाइट एंड ब्लैक। वाइट इज़ शुक्ला एंड ब्लैक इज़ कृष्णा। और इंस्ट्रक्शन ऑफ सैक्रिफाइस, जो यज्ञ में सैक्रिफाइस होता है उसकी इंस्ट्रक्शन इसमें लिखी गई है। द नेक्स्ट वन इज अथर्ववेद। इट इज ऑल्सो नोन एज वेद ऑफ इनकैंटेशंस। इट कंप्राइजेज ऑफ हिम कंसर्न्स अबाउट हेल्थ, लॉन्गेटिविटी एंड सक्सेस। ये डेली रूटीन, अथर्ववेद में डेली रूटीन्स के बारे में लिखा गया है। इंसाइट्स इनटू मैजिकल प्रैक्टिस इन एंशिएंट इंडिया, और कुछ मैजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में भी लिखा गया है जिसको हम आज काला जादू कहते हैं। वो अथर्ववेद में उसका नॉलेज मिलता है। उपनिषद्स। उपनिषद, द टर्म उपनिषद कम्स फ्रॉम, द टर्म उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर। तो सिटिंग डाउन नियर अ टीचर इज उपनिषद। तो जो नॉलेज एंशिएंट टाइम्स में वेदास में जो टीचर्स ने संस्कृत में अपने डिसाइपल्स को दी, तो उन्होंने जो उपनिषद लिखे तो उनको हम उपनिषद कहते हैं, जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी। तो कंक्लूजन ऑफ वेदास, उपनिषद आर आल्सो नोन एज कंक्लूजन ऑफ वेदास। देयर आर 200 उपनिषद एंड 13 मुख्य, जिसमें से 13 मुख्य उपनिषद हैं। तो उनमें से कुछ है बृहदारण्यका उपनिषद, चांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मुंडका उपनिषद। तो की कॉन्सेप्ट्स आर ब्राह्मण, आत्मन, मोक्ष, कर्मा, जनन, जो कि विजडम है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं एंशिएंट टाइम में उसके बारे में पूछा गया। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कहा जाता था मंत्री परिषद, और जब वो एक ग्रुप में बैठते थे एक साथ उनको कहते थे सभा। सभा वॉज अ ग्रुप ऑफ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हु असिस्टेड द किंग इन गवर्नेंस, इंक्लूडेड वेराइटी ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक डोमेन लाइक फाइनेंस, डिफेंस, जस्टिस एक्सेट्रा। तो एक किंग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ नहीं देख सकता था, तो उन्होंने मंत्री परिषद रख रखा था जिसमें फॉर एवरी डिपार्टमेंट एक मंत्री अपॉइंट किया गया था, जिससे इफेक्टिव एंड इजी गवर्नेंस किया जाता था। तो इसके 7 पॉइंट हैं। 7 तरह के मिनिस्टर्स होते थे। महामंत्री जो कि प्राइम मिनिस्टर था, हेड ऑफ मिनिस्टर्स। सेनापति, सेनापति वॉज द कमांडर इन चीफ। थर्ड, अमात्य, अमात्य वॉज फाइनेंस मिनिस्टर। पुरोहित, पुरोहित वॉज चीफ प्रीस्ट। दूत, दूत वॉज एनवॉय, दूत वही था जो डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करता था एलाइज के साथ या एनिमी के साथ। सन्निधता,
जो कि था ट्रेजरर, जो सानिध्य करता था टैक्स कलेक्शंस को। और समाहर्ता, समाहर्ता वॉज द टैक्स कलेक्टर, जो टैक्स कलेक्ट करता था हर एक इंडिविजुअल से। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती थी मिनिस्टर्स की? फर्स्ट वन इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते थे। गवर्नेंस, गवर्नेंस में हेल्प करते थे। एडवाइजरी रोल, जो भी एडवाइजरी पास करनी थी वो मिनिस्टर्स करते थे और किंग को एडवाइस करते थे फॉर बेटर गवर्नेंस। जुडिशियल, कोई भी जुडिशियल केस में मिनिस्टर्स हेल्प करते थे, देवर जुडिशियल मिनिस्टर्स आल्सो। मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी मिनिस्टर्स हेल्प करते थे। इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि मिनिस्टर्स ही इकोनॉमी चला रहे थे, क्योंकि वो ट्रेजरर, टैक्स कलेक्टर, एनवॉय सब थे। बैलेंस ऑफ पावर, तो बहुत पावर एकदम सेंट्रलाइज ना हो जाए किंग के पास और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग के पास ना जाए, तो इसलिए मिनिस्टर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू बैलेंस द पावर, सबके पास थोड़ा थोड़ा पावर रहे। So next one is classification of ancient language in ancient India. Language is a medium through which we express our thoughts. तो 4 तरह से लैंग्वेज एंशियंट इंडिया में डिवाइड हुई थी। फर्स्ट वन इज आर्यन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, केम फ्रॉम आर्यन इन्वेजन। इसमें हिम्स और पोम्स होते थे, डेवलप्ड ओवर द टाइम थ्रू वैदिक संस्कृत, ये वैदिक संस्कृत से ही डेवलप हुई है। फिर द्रविडियन, द्रविडियन जैसे नाम से पता ही चल रहा है साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में फेमस था। ये आर्यन से भी ओल्डर था, मोस्टली यूज इन साउथ इंडिया, और इसके एग्जांपल्स है कन्नड़ा, तमिल, मलयालम एंड तेलुगु। साइनो टिबेटियन, स्पोकन बाय मंगोलियन एंड मणिपुरियन, ग्रेजुअली रिसीडिंग बाय बंगाली एंड असमीज। तो ये उस समय की लैंग्वेज थी जब तिब्बत और इंडिया बहुत क्लोज रिलेशन पे थे, तो वहाँ के लोग यहाँ आते थे तो वो साइनो टिबेटियन लैंग्वेज यूज़ करते थे, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, बंगाली और असमीज ने टेक ओवर कर लिया। ऑस्ट्रिक लैंग्वेज, स्पोकन बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, वैल्यूएबल रिलिक्स ऑफ इंडियाज पास्ट, बर्मा, मलय और इंडोनेशिया। जब इंडिया कंप्लीट था, जिसमें बर्मा, मलेशिया तक इंडिया आता था, तो ऑस्ट्रिक लैंग्वेजेस भी बहुत फेमस थी, पर बहुत कम लोग बोलते थे, सिर्फ नागालैंड, मणिपुर और बर्मा की तरफ के लोग ही कहते थे, जो आज का वियतनाम है। फेमस ऑथर्स एट द टाइम ऑफ एंशियंट इंडिया, तो फेमस ऑथर में अश्वघोषा, कालिदास, भाषा एंड ब्रवी।